बदलते परिवेश के साथ ये आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमें किस चीज की जरूरत है और उसे अपनाने का प्रयास भी करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम शर्मा और हाजिर हूं लेकर एक बार फिर से आरएस मुख्य परीक्षा हिस्ट्री के आंसर राइटिंग पर जो हम चर्चा कर रहे थे उसी क्रम में एक और अच्छा प्रश्न पार्ट 4 में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्रश्न वर्तमान समय में आरएस मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। खासकर हिस्ट्री सेक्शन को भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले मेरे वीडियोस में मैंने ऐसे ही 3 बड़े प्रश्नों पर चर्चा की और आज एक और प्रश्न जो मैं लेकर आया हूं वो आपकी आरएस मुख्य परीक्षा जो कि 2016 में आयोजित हुई थी, एक्सटेंडेड परीक्षा थी। कुछ और रिजल्ट निकाले गए थे और दिसंबर 2018 में पेपर लिया गया था। उसी का ये प्रश्न है। सिंपल सीधे लिखे जाने वाले प्रश्नों को मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनको अमूमन कोई भी कर सकता है, वो फैक्चुअल डेटा बेस्ड है। लेकिन जिन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं वो अप्रोच बेस्ड प्रश्न है और उनमें आपको प्रश्न लिखने का तरीका जो है ज्यादा नंबर दिलवाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, आज का जो हमारा प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1905, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये प्रश्न कहां से है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन से। मॉडर्न हिस्ट्री से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले साल 2 प्रश्न पूछे गए थे। इस साल मॉडर्न हिस्ट्री से जो है उससे पिछले साल भी 2 प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, जो आपके 20 नंबर सीधे सीधे बड़े प्रश्नों में और लगभग 10 नंबर छोटे प्रश्नों में कवर कर लेता है। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। प्रश्नों को बार बार पढ़ने की आदत बनाइए। जितनी बार प्रश्न को आप पढ़ेंगे उतना ही बेहतर आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्रश्न था 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, इसके परिणामों को भी रेखांकित कीजिए। दोस्तों प्रश्न दिखने में बड़ा ही सिंपल लगे, लेकिन हमें इसका कोर मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अच्छे नंबर इसमें प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमने वो नहीं ढूंढा ना तो फिर हमारे साथ समस्या है। जस्ट अ मिनट, ज्यादा ही डाउन हो गया, अभी ठीक है। चलिए, तो 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया गया और इसके परिणामों को भी रेखांकित कीजिए। 2 टुकड़ों में ये प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा ये है और दूसरा प्रश्न हमारा ये है। कुल 10 नंबर के प्रश्न को हम 2 भागों में सीधे सीधे विभाजित यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर सॉल्व कैसे करें। प्रश्न को पहले समझते हैं, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन इन 1905, अंडरलाइन इट्स रिजल्ट्स। कुछ नहीं है, आपको 2 चीजें पूछी गई है, कारण और परिणाम। हम क्या करेंगे, हम इसके बीच में लिख देंगे कि इस तरह से ये किया गया, वो किया गया। वो सब आपको नहीं लिखना है, आपको मूलभूत मुद्दे को समझना है। देखिए, मैं आपको इसकी शुरुआत से लेकर एंड तक थोड़ी सी चीजें बताऊंगा और फिर आपको ये बताऊंगा कि इसमें मूल मुद्दा क्या है। ठीक है, पूरा कंप्लीट मैं आपको एक इतिहास आपको बंगाल के विभाजन का थोड़ा सा बताऊंगा और फिर आपको यह बताऊंगा कि मूल मुद्दा इसमें से क्या है जो हमें लिखना है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। आप में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि विभाजन गलत किया गया। मैं बोलता हूं विभाजन किया जाना गलत नहीं था। ठीक है, बंगाल का विभाजन होना था, विभाजन करना था, वो गलत नहीं था। कैसे गलत नहीं था वो मैं बताता हूं आपको। क्या हुआ, लगातार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया, तब तक भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी वो इतनी ज्यादा, ब्रिटिश जो भारत में जो पढ़े लिखे हमारे नागरिक थे, जो भारतीय थे, उनके इतनी खिलाफ नहीं थी। वो उनकी बातों को सुन भी रहे थे और आपने देखा जैसे कि 1892 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से उनको मौका भी दिया गया कि वे नियम कायदे बनाने की, भले ही उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन मौका अब मिलने लगा था। अब चुनाव की व्यवस्था धीरे धीरे होने की बातें चलने लगी थी और जो हमारा सभ्य समाज का जो एक वर्ग जो कि ज्यादातर बंगाल से आता था, उसको काफी मौके यहाँ पर मिल रहे थे और वो अपनी आवाज को प्रखर कर रहे थे। बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर जो है पत्र पत्रिकाओं का संचालन हो रहे थे, चुनाव उस समय होने लगे थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, घटना होती है एक, जिसको बोलते हैं हम हमारे वायसराय का चेंज होना। वायसराय के रूप में हमारे यहाँ पर आते हैं मिस्टर लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के साथ में जो है नीतियों में परिवर्तन आना शुरू होता है। वायसराय लॉर्ड कर्जन को एक साम्राज्यवादी, कट्टर नस्लवादी इंसान माना जाता है। नस्लवादी इसलिए माना जाता है क्योंकि वो यूरोपीय नस्ल और भारतीय नस्ल में बहुत ज्यादा भेदभाव, बहुत ज्यादा फर्क मानता था। वो मानता था कि भारतीय नस्ल जो है वो पशुओं के समान है और यूरोप नस्ल में उनसे श्रेष्ठतर है। तो वो कहता भी यही था, उसका कहना था कि जो सत्य का आदर्श है ना, सत्य का जो आदर्श जो बताया गया है, ये दरअसल पश्चिम के लिए है, ये भारत के लिए है ही नहीं।
और वो हमारे भारतीय लोगों के लिए उसने कहा भी है। गोपाल जो है उनकी एक पुस्तक है ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, उस पुस्तक में जिसमें उन्होंने 1958 से लेकर के और 1905 तक की पॉलिसीज को दर्शाया है, उसमें वो कहता है कि वो भारतीयों के लिए उसी भाषा का प्रयोग करना चाहता है जिसका वो अपने पशुओं के लिए करता है। तो जो पशु के लिए उपयोग किया जाता था वैसी भाषा का प्रयोग वो करता था। मतलब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से भारतीय लोगों के प्रति कट्टर था। ये बात बिल्कुल क्लियर थी। तो आते ही उसने शुरुआत कर दी एक के बाद एक बदलाव की, भारतीयों को, जितने भी भारतीय आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे उनको रोकने की। शुरुआत होती है आपके सबसे पहले 1899 में। 1899 में उसने क्या किया? बहुत सिंपल सी बात है, उसने कलकत्ता में एक बदलाव किया। और वो बदलाव क्या था? बदलाव था कलकत्ता कारपोरेशन जो था उसके अंदर जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या में कमी करना। निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी क्यों की गई? सीधा सीधा जो यूरोपीय व्यापारी थे उनके जो आर्थिक हित थे उनको लाभ पहुंचाना था। यूरोप के व्यापारियों को जब वो लाइसेंस मांगते या कोई और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास करते तो जो निर्वाचित कलकत्ता कॉर्पोरेशन के भारतीय सदस्य थे उनके द्वारा अड़चने डाली जाती। अड़चने नहीं थी, एक्चुअल में वे चाहते थे कि लोकतांत्रिक तरीके से काम हो, लेकिन ब्रिटिश व्यापारी जो है अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों की जमीनें हड़पने और उनके साथ में जो शोषण है उन गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करते थे। इसी चीज को रोकने के लिए ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन का जो है सदस्यों की संख्या में बदलाव का नियम लाया गया। ठीक है, उस नियम को अडॉप्ट कर लिया लोगों ने और उनको पता भी था कि उनके साथ अन्याय किया गया है। और जब तक वो इसको आत्मसात कर पाते उससे पहले ही कर्जन का दूसरा कदम आ गया। कर्जन ने उसी समय भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है उसकी स्थापना की और उसकी जबरन सिफारिश है जो कि उसने खुद ने बनवाई थी, क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जब बनाया गया तो उसमें भारतीयों में केवल एकमात्र भारतीय थे, बनर्जी, ठीक है, गुरुदास बनर्जी नाम के थे। उनके आपत्तियों के बावजूद उसने क्या किया? उसने उसका जो संविधान था उसमें बदलाव किए और कहा कि जो सीनेट है, ठीक है, उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या में कमी कर दी जाए और जो भी निर्णय अब आने वाले समय में विश्वविद्यालय के लिए लिए जाएंगे वो सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए जाएंगे। ये सीधा सीधा बदलाव करके जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसे उस समय बंगाल का गौरव कहा जाता था, उस बंगालियों के गौरव को, शिक्षित वर्ग के गौरव को उससे ठेस पहुंचा दी। तो ये दूसरा काम था जो किसके द्वारा किया गया? हमारे कर्जन के द्वारा। इसके बाद जब तक उससे संभल पाते, 1904 की एक्ट, विश्वविद्यालय एक्ट जो है 1904 में पारित किया गया और जब तक इससे संभल पाते उससे पहले 1905 में जुलाई में बंगाल की घोषणा भी, विभाजन की घोषणा भी कर दी गई। चलो, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल वैसे उस समय तत्कालीन अगर बंगाल की हम बात करें तो उसमें आसाम का कुछ क्षेत्र आता था, ठीक है, निचला क्षेत्र, उसके बाद में आपका बिहार का क्षेत्र आता था, उड़ीसा का क्षेत्र आता था, तो वर्तमान बंगाल जो है वो पूरा क्षेत्र आता था। विभाजन पहले भी हुए थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आपके 1905 में जाकर विभाजन हुए। 1905 में पहला विभाजन हुआ, ठीक है, और 1905 के विभाजन में, सॉरी 1874 में पहला विभाजन हुआ। 1874 में जो है विभाजन करके आसाम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उसको अलग किया गया था और इस दौरान भी सिलहट जैसा बंगाली बोलने वाला क्षेत्र जो है इसमें जबरन घुसा दिया गया था। चलिए ठीक है, इस चीज का कोई ज्यादा विरोध जो है नहीं किया गया, विरोध कर रहे थे लेकिन इससे कोई ज्यादा प्रभाव मूल बंगाल का जो केंद्र था उस क्षेत्र पर नहीं पड़ा। लेकिन 1905 में जो विभाजन था, राष्ट्रवादियों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी विभाजन हो, लेकिन वे चाहते थे ये विभाजन जो है ये भाषाई आधार पर किया जाए ताकि जो आपके बिहार क्षेत्र के और उड़िया क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोलने वाले जो वर्ग हैं उनको अलग से उनका प्रशासन जो है देखा जा सके। लेकिन मंशा जो है वो गलत थी, किसकी? आपके कर्जन की। तो कर्जन ने क्या किया? कर्जन ने तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर और रिस्ली, जो कि उस समय का गृह सचिव था, फ्रेजर और रिस्ली, इन दोनों व्यक्तियों के साथ में मिलकर के और बंगाल का विभाजन कुछ इस तरह से किया ताकि बंगाल के जो दो हिस्से बने उनमें जितने भी राष्ट्रवादी हैं वे अल्पसंख्यक हो जाएं। वो किस तरह? दरअसल दोस्तों, बंगाल का विभाजन की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी उसमें कहा गया था कि दो भाग बंगाल के होंगे, ठीक है। पहला भाग आपका पूर्वी बंगाल होगा और दूसरा भाग होगा पश्चिमी बंगाल। ये दो क्षेत्र जो है बंगाल के करने थे और इन भागों में से जो पूर्वी बंगाल है उसमें मुसलमानों की संख्या रखनी थी लगभग 1.5 करोड़, ठीक है। और चूंकि जो विभाजन किया जा रहा था वो बंगाली क्षेत्र को दो भागों में बांटता था, तो यहां पर
जो बंगाली लोग थे, बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे, उनकी संख्या रह जाती 1.2 करोड़। तो यहां पर मुस्लिम्स के सामने बंगाली अल्पसंख्यक हो जाते हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में बंगाली बोलने वाले लोगों की जो संख्या रही बंगाल बनने के बाद में वो लगभग 1.09 करोड़ थी। ठीक है, वहीं अन्य भाषाएं जिसमें बिहार और उड़िया और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग थे उनकी संख्या थी लगभग 3 करोड़। इस प्रकार से दोनों ही क्षेत्रों में, न केवल पूर्वी बंगाल में बल्कि पश्चिमी बंगाल में, जो हमारे बंगाली लोग हैं, जो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे, जो सबसे पहले पुनर्जागरण के संपर्क में आए, जिन्होंने सबसे पहले लाभ उठाया किसका, जो भी लाभ शिक्षा की नीतियों में बदलाव की वजह से मिले थे, जो जागरूकता में आ चुके थे और जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी हासिल कर चुके थे, उन लोगों को कमजोर करने के लिए उन्होंने सीधा सीधा ये प्रहार यहां पर किया। तो चाहते तो वो अलग करते, बिहार बोलने वाले क्षेत्रों को अलग कर देते, उड़िया बोलने वालों को अलग कर देते, लेकिन ये मंशा ही नहीं थी। साम्राज्यवादी नीतियों को समर्थन देते हुए उन्हें मजबूत करने के लिए कर्जन द्वारा ये वाला प्लान सुझाया गया, जिसके विरोध में जो है ये सारी शुरुआत हुई। तो बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया राष्ट्रवादी सोच जो थी बंगालियों की, उसको कुचलने के लिए, राष्ट्रवादी सोच के दमन के लिए, और बंगाल के जो बंगाली भाषा की जो शिक्षित वर्ग था उसको अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बनाना पहला उद्देश्य था। दूसरा इसका उद्देश्य साम्राज्य सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। दरअसल न केवल आपको पता होगा कि लगातार जो विरोधी थे ब्रिटिश साम्राज्य के, उस समय उनमें अधिकतर हिंदू थे। उन्होंने शुरुआती दौर से ही अपने आप में सुधार करते हुए बंगाली क्षेत्र में सुधार का पूरा आंदोलन चलाया, हमने पढ़ा है पुनर्जागरण में। उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने जो है तेजी से अपने क्षेत्रों में सुधारों की मांग की। अब हिंदू विरोध कर रहे थे और ज्यादातर जो क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान थे वो किसान थे, तो वह इस मुख्य धारा से जुड़ भी नहीं पाए थे और फिर समुदाय आधारित विकास भी उनमें नहीं हो पाया था। तो कर्जन चाहता था कि इन मुसलमानों को इस प्रकार से बहुसंख्यक करके और विश्वास में लिया जा सकता है और उनका उपयोग जो है बंगाली शिक्षित वर्ग के खिलाफ खड़ा करके किया जा सकता है, जो हुआ क्योंकि 1906 में अलीगढ़ मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हुई ये दरअसल दर्शाती है कि जो मूलभूत कारण बंगाल के विभाजन का था उसमें पहला तो लगातार बढ़ती राष्ट्रवादी सोच जो है उसका दमन करना, और दूसरा कारण जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा देकर के ब्रिटिश उद्देश्यों की पूर्ति करना। यही दो मूल कारण थे जिनके लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। समझे? यह है पहला प्रश्न जिसका आपको उत्तर देना है। 50 पंक्तियां आपको लिखनी है, आराम से आप इन दो टॉपिक्स में 50 पंक्तियां लिख सकते हो। थोड़ा सा बता भी सकते हो कि कब विभाजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया। तो आप बता सकते हैं जैसे कि बहुत सी चीजें बता सकते हो। कर्जन की दमनात्मक नीतियों के फलस्वरूप जो है बंगाल का 1905 में इस तरह से विभाजन किया गया जिसके अंतर्गत ये किया जाना था। इसके पीछे प्रमुख कारण जो है बंगाल की उभरती राष्ट्रवादी सोच का दमन करना था और इसके साथ साथ हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो सांप्रदायिकता है उसका प्रसार भी करना था। इसके साथ ही मुस्लिम हितों को साधते हुए, मुसलमानों को साधते हुए अपने सहयोगी के रूप में उनको अपनी तरफ लाना भी कर्जन की नीति का उद्देश्य रहा था। इस तरह से आप लिखना शुरू करें। बहुत सी चीजें आप लिखने लगोगे तो कुछ फैक्ट्स भी आप उसमें दे सकते हो। सेकंड हमारे प्रश्न को मैं एड्रेस करता हूं, इसके परिणामों को भी रेखांकित कीजिए। परिणाम क्या सोचे होंगे? उन्होंने सोचा होगा थोड़ा सा हंगामा होगा, कुछ और ज्यादा होना नहीं है, प्रशासनिक थोड़ी दिक्कतें आएगी जिनको देख लिया जाएगा। इसी तरह से बंगाल सरकार ने सोचा होगा दमनात्मक तरीकों का प्रयोग करके जो ज्यादा बोलेंगे उन लोगों को रोक लेंगे। लेकिन परिणाम कुछ अलग हुए। परिणामों को मैं मुख्यतः कुछ शब्दों में बयां करना चाहूंगा, जैसे कि स्वदेशी, ठीक है, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये पहला जो अप्रत्याशित परिणाम था जिसकी सोची भी नहीं थी, जिसके बारे में तत्कालीन सरकार ने सोचा भी नहीं था, वो तीन परिणाम यहां पर सामने पहले आए। क्या क्या? स्वदेशी, रचनात्मक स्वदेशी को यहां पर जो है मौका दिया गया और लोग जो है लगातार स्वदेशी के उपयोग के लिए बाध्य हुए। बहुत जगह पर होली जलाई गई। अब भारतीय कपड़ों को चरखा काटना, सूत काटना और इस जैसी चीजों को जो है आगे बढ़ाया गया। जगह जगह पर होली जलाना और ऐसी बहुत सी गतिविधियां जिनमें स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी चीजों को बढ़ाने की बात की गई। बहिष्कार के अंतर्गत उन्होंने कॉलेजेस से, स्कूल से उपाधियां और छात्रवृत्तियां, हर एक चीज का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद में कार्लाइल सर्कुलर जो है वो भी लाया गया था।
तो कार्लाइल सर्कुलर इसी समय लाया गया था जब उस बहिष्कार को रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया था। जब बहिष्कार किया गया तो एक बहुत से हमारे छात्रों के सामने समस्या उठ खड़ी हुई थी कि वो कहाँ पढ़े। ठीक है, वो बहिष्कार तो कर रहे थे, उनमें एक जोश था, सारा सब कुछ था, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी जरूरतें हैं तो फिर हमारे राष्ट्रवादी जो जितने भी नेता थे उनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार की बात की गई और बहुत से कॉलेजेस की स्थापना की गई। जैसे कि तत्कालीन समय में आपका जो कॉलेज है, जैसे आज की जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसको उसी समय स्थापित किया गया था। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कुछ ऐसा ही नाम था उसका, मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो आज की है उसको उस समय स्थापित किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज को स्थापित किया गया। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज, अरविंदो घोष को आपने सुना होगा, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये पहली जो आप लिख सकते हो कि जो परिणाम निकले वो एक तो ये, इन सभी को बढ़ावा, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। दूसरी चीज हुई सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। ठीक है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। तो ऐसा नहीं है कि पूरे क्षेत्र में जो है लोगों ने लड़ाई लड़ी, कुछ लोग जो है मुस्लिम्स भी थे जो साथ में लड़े, किनके, जितने भी हमारे जो हिंदू थे उनके साथ मिलकर के उन्होंने लड़ाई की। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर मामलों में यही देखा गया कि जब विभाजन हुआ तो उसके बाद अच्छी तरह से जो है कर्जन ने इनको साधा और उसके साधने के फलस्वरूप जो है बड़ा नुकसान राष्ट्रवादी आंदोलन को झेलना पड़ा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज हम बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में अब आपकी सारी चीजें आ जाएगी, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में आपके गर्म दल का उदय होना, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो इंडिविजुअली अटैक्स जो किए गए उनका बढ़ना, और ये सारी चीजें सम्मिलित है। बाद में नरम दल गरम दल क्यों अलग हुए, ये सारे कारण भी इसी के पीछे निहितार्थ हम मानते हैं कि यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। बेसिक सा प्रश्न है, उत्तर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए कहता हूं जब आप पढ़ाई करें तो टू द टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट याद करते हुए चलें। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट याद करते हुए चलोगे ना तो चीजों को आप ढंग से समझ पाओगे और इसके साथ रिलेट भी करो। टॉपिक्स को टुकड़ों में मत पढ़ो, एक साथ जोड़ करके पढ़ो, वो ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं इसी तरह मेरे साथ तो जुड़ सकते हैं मेरे कोर्स में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर कंप्लीट कोर्स हमारा चल रहा है अभी। लेक्चर वीडियोस, पीडीएफ नोट्स और असाइनमेंट, आंसर लिखने के लिए, मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए यहाँ पर असाइनमेंट्स भी मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जा सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें हमारा कोर्स। 500 रुपए का ये कोर्स है, कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल सिंपल छोटा सा कोर्स है, लेकिन बहुत नॉलेजेबल कोर्स आपको होगा। और एक बार अगर आपने यहाँ से हिस्ट्री पढ़ ली तो फिर लाइफ में आपको कभी हिस्ट्री से डर तो नहीं लगने वाला, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तरह से पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उसको देखते हुए आपको ऐसे ही प्रश्नों की आवश्यकता है, वो तभी समझ पाओगे जब आप ढंग से पढ़ोगे। लूसेंट या मोटी मोटी बाकी किताबें पढ़ने से आपको ये कंसेप्चुअल समझ जो है वो कभी विकसित नहीं होगी। फैक्ट आप जरूर इकट्ठे कर लोगे, प्रीलिम्स पास भी कर लोगे और मेंस में आप नुकसान खा जाओगे। अच्छी रैंक अगर लानी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस कोर्स में जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलता हूँ अगली कक्षा में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।